हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्चना हेयर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को आज लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन है, झूम खेती को और क्या कहते हैं? झूम खेती को और क्या कहते हैं? झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? इसे काटो और जलाओ या बुश-फैलो कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले वन को काट के उसको साफ कर लिया जाता है ज़मीन को, फिर उसी ज़मीन में राख पड़ी रहने दी जाती है और राख युक्त मिट्टी में ही मोटे अनाज जो हैं बिखेर के बो दिए जाते हैं। तो इस खेती से मतलब 2-3 वर्ष तक फसल का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये होती है हमारी झूम खेती। और झूम खेती मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो अभी अभी हमने बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग मतलब उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड ये सभी राज्य शामिल हैं, वहाँ पर झूम खेती की जाती है और वहाँ पर इसे झूम ही नाम दिया जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। तो मेरी कल्चर जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम मेरी कल्चर कहते हैं। वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को अर्बोरी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का पालन हमारा एपीकल्चर कहलाता है। और फूलों का अगर व्यापारिक उद्देश्य से अध्ययन किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर फूलों की जो कृषि की जाती है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? तो डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे अधिक पूंजी और अधिक मेहनत, दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है? पशुपालन से जुड़ा हुआ एक फेमस एंटरप्राइज होता है। इसमें दुग्ध उत्पादन किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग, फिर उसकी खुदरा बिक्री, ये सभी कार्य जो हैं वो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत किए जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता होती है और पूंजी भी अधिक लगती है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। तो बागानी कृषि में क्या होता है कि एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और फिर कुछ समय पश्चात उसमें कई वर्षों तक उत्पादन होता रहता है। तो एक बार हमने लगा दिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया, 2-4 सालों में उसमें प्रोडक्शन अपने आप होने लगता है। और मोस्टली ये जो है वो जो क्रैश क्रॉप्स होती हैं, नकदी फसलें होती हैं, उनके उत्पादन के लिए बागानी फसलें मुख्य रूप से की जाती हैं। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक सघन खेती प्रचलित है? सघन खेती मीन्स इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो जापान में फेमस है। जापान के अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कोरिया जैसे देशों में फेमस है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है और भूमि की उपलब्धता जो होती है वो कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि जैसे रासायनिक उर्वरक हैं, केमिकल वगैरह हैं और उन्नत किस्म के बीज ले लिए, कीटनाशक दवाएं ले लीं, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो उसमें एक टाइम पीरियड भी निश्चित रहता है कि एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, ऐसी कृषि को हम सघन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है लेकिन भूमि की उपलब्धता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? तो अभी अभी हमने बताया है कि सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग के लिए उन्नत बीज होने चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और सिंचित क्षेत्र होने चाहिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र होंगे वहाँ पर जो सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग अच्छी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से जो खेती की जाती है उसको हम विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में इससे पहले, अब हम लोग जानेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग या विस्तृत कृषि क्या होती है। तो इंटेंसिव फार्मिंग में भूमि की उपलब्धता कम होती है, लेकिन एक्सटेंसिव फार्मिंग में भूमि की उपलब्धता अधिक होती है, जनसंख्या कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता अधिक होती है, जनसंख्या कम होती है, कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है, वहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है और इसमें यांत्रिक और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा खेती की जाती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहा जाता है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जमीन पर फैलने वाली व्यापारिक सब्जियों की कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर में बताया था कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। और मेरीकल्चर में क्या था? मेरीकल्चर में है व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम मेरीकल्चर कहते हैं। और पिसीकल्चर में मत्स्य उत्पादन होता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हमने क्या बताया था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बताया था कि इसे काटो जलाओ या बुश फैलो या फिर स्लैश एंड बर्न मतलब कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वनों को जलाकर भूमि साफ कर ली जाती है, फिर उसी राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर दिए जाते हैं और इस खेती से 2 से 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त होती रहती हैं। जब इस भूमि की उर्वरक क्षमता जो होती है, जो उत्पादन क्षमता जो होती है, उर्वरा शक्ति जो होती कम हो जाती है, तो फिर उस जगह को छोड़कर लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी जगह पर ये खेती करते हैं। खेती की इस प्रणाली को हम लोग स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश बर्न, बुश फैलो मेथड, ये सारे नामों से जानते हैं। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को तुग्या के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य देशों में जैसे तमराई थाईलैंड में कहा जाता है, कैंगन फिलीपींस में कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फार्मिंग से संबंधित, तो ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग जो है वो बागवानी खेती से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग बागवानी खेती से संबंधित है। ये जो ट्रक फार्मिंग की जाती है वो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे भी होता है, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ होता है, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। क्योंकि उसमें ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, परिवहन में ट्रकों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है और एक निश्चित टाइम में ट्रक जो है आवागमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी फसलें होती हैं उनको पहुंचाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ गया है। किस देश में सर्वप्रथम स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत थाईलैंड में हुई थी। किस देश में हुई थी सबसे पहले?